हेलो एवरीवन। बेटा आवाज आ रही है? एक बार आपको देख लो, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर बेटा हमारे पास आज का जो हम लास्ट पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे, जो सैटरडे हम लोग पढ़ रहे थे। टाइप ऑफ आरएनए उसको कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें उसमें आगे क्या करना है। तो अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं विजिबल हूं तो बता दो, स्टार्ट करते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। और बेटा परेशान है कुछ बच्चे कि कब चैप्टर खत्म होगा। इस वीक में फिनिश हो रहा है ये चैप्टर आपका, ठीक है। और आपका एक टेस्ट जो है वो 22 को है शायद, इस वीक से नेक्स्ट में है वो टेस्ट। तो पर मैं इस वीक के लास्ट में इंडिविजुअल बायो का एक टेस्ट लूंगा इस चैप्टर का, जो 22 को, जैसे 15 को संडे है आपका, तो शायद मैं उस दिन कोई टेस्ट रख दूं आपका, तो टेस्ट आपको शायद देना पड़े। तो ये चैप्टर उससे पहले हम खत्म करेंगे। ठीक है? आवाज आ रही है? आप बता दो। हाँ मैं ठीक हूँ बेटा, पहले से काफी चीज ठीक है। थोड़ा सा बस ये है कि मतलब हाँ, खांसी है, हल्की सी कफ है बस, और बाकी तो ठीक हो गया। चलें स्टार्ट कर लें। हम्म, ठीक है बेटा। हम्म, एक लिख रहा है हैंड रिटन नोट्स, मैं मतलब कब बनाऊं? तभी तो ठीक होने दे भाई। आधा लिखा है अभी तक। चलो स्टार्ट कर लेते हैं बेटा, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अच्छा एक चीज और आपको बतानी थी। कल हमारी जो क्लास है, कल जो वेडनेसडे को क्लास होगी, मैं थोड़ा देर तक पढ़ाऊंगा उसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम तक पढ़ाऊंगा। ध्यान रखना है इस बात को, मतलब उसमें थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा आपको, है ना? क्लियर? चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा लेक्चर को। टाइप ऑफ आरएनए हम आज बात करेंगे, ठीक है। इस पर तो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं रिपीट करूंगा। हमने आर आरएनए पढ़ा है, राइबोसोमल आरएनए पढ़ा था, ट्रांसफर आरएनए था, एचएन आरएनए, एसएन आरएनए, एससी आरएनए। मैंने अभी तक सिर्फ आपको आर आरएनए पढ़ा है, राइबोसोमल आरएनए पढ़ा है। राइबोसोमल आरएनए में मैंने कहा था कि आप ये डिटेल याद कर लें, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी थी, मैंने बोला था आपको कि आप ये टाइप ऑफ आरएनए याद कर लें, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लिंक सा टूट गया था, मैं वापसी आपको दोबारा से बताने जा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। हमारे पास डिफरेंट टाइप के आरएनए होते हैं। सबसे पहला एक होता है राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए किसका पार्ट होता है? राइबोसोम का। राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों तरह के सेल में मिलते हैं। प्रोकैरियोट में 70s होता है, यूकैरियोट में 80s होता है। दोनों साइटोप्लाज्म की बात कर रहा हूं। प्रोकैरियोट के 70s की 2 सब यूनिट है और यूकैरियोट में भी 2 सब यूनिट है। तो प्रोकैरियोट की स्मॉल सब यूनिट में 16s आरआरएनए होता है और बड़ी सब यूनिट में होता है हमारे पास 23s और 5s। यूकैरियोट की स्मॉल सब यूनिट में 18s होता है, उसके अलावा 28s, 5.8s, 5s। ये हमने क्या बता दिया बेटा? आरआरएनए बता दिया। आरआरएनए का क्या मतलब है? राइबोसोमल आरएनए बता दिया। अब हम यहां से आगे मूव करेंगे, क्लियर है? अब हम यहां से आगे मूव करने वाले हैं और इसके आगे देखेंगे कि क्या है। ठीक है, यहां तक आवाज आ रही है बेटा? ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम टीआरएनए पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनो। टीआरएनए क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए कह रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, हम लोग ट्रांसफर आरएनए की बात करेंगे। अब फोकस करो, एकदम चैट रोक दो। हाँ ठीक है, अब चैट रोक दो और मेरी बात सुन लो ध्यान से। देखो बेटा, टीआरएनए का नाम ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए का मतलब क्या होता है इसको बताते हैं, ठीक है, इसको बताते हैं। ट्रांसफर आरएनए का एक और नाम होता है सॉल्यूबल आरएनए। क्या नाम रहेगा? सॉल्यूबल आरएनए। मतलब हमने इसको क्या बोला है? इसका नाम सॉल्यूबल आरएनए है, ठीक है। क्लियर? इसका क्या क्या नाम है बेटा, मैं लिख रहा हूं यहां पर। सॉल्यूबल आरएनए है, इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं और इसको ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर? अब सुन लो इसका क्या काम होता है, एक बार जरा फंक्शन ड्रॉ करूंगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो ध्यान से, मान लो ये जगह साइटोप्लाज्म है, देखते चलना बेटा, एक बार फोकस करना। ये मैंने एक एमआरएनए बनाया है, दिस इज एमआरएनए। एमआरएनए आपको पता है मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। ये एमआरएनए बनाया मैंने। इस एमआरएनए पर मैंने एक सीक्वेंस बना दिया, ऐसे इस तरीके से मैंने सीक्वेंस बनाया है। ध्यान से देखना बेटा, ये सीक्वेंस है, मान लो यहां पर AUG UAC GUG करके मैंने ये सीक्वेंस बना दिया। मेरे पास ये इस तरीके से राइबोसोम अटैच है,
इस तरीके से मेरे पास ये राइबोसोम अटैच है, मान लो, ठीक है, राइबोसोम अटैच है। अच्छा, यहां पर मैंने ये GAC ऐसे लिखा हुआ है। राइबोसोम जब अटैच है मेरे पास, ये राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट है, ठीक है, ये लार्ज सब यूनिट है। तो आप देख पा रहे हो लार्ज सब यूनिट हो गई, ये स्मॉल सब यूनिट है। अब ध्यान से सुनना मैं जो आपको बताने वाला हूं। मेरे पास क्या होता है, टीआरएनए का फंक्शनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इन्वर्टेड एल जैसा, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहते हैं उसको। ये टीआरएनए है। टीआरएनए के इस वाले एंड को, ये वाला जो एंड है, देखो अगर आपको ये नहीं पता तो सुन लो ध्यान से, इन तीन न्यूक्लियोटाइड की जगह एक अमीनो एसिड जोड़ा जाता है। तीन न्यूक्लियोटाइड की जगह एक अमीनो एसिड जोड़ते हैं। हमारे पास क्या है, ये राइबोसोम है, ये मेरे पास एमआरएनए है, जिसके ऊपर जो सीक्वेंस दे रखा है उससे हम प्रोटीन बनाते हैं। एमआरएनए से क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो मान लो मैंने ये जो भी सीक्वेंस लिखे हुए हैं, देखो मैंने सीक्वेंस लिखे हुए बेटा, कुछ ध्यान से समझना मैं क्या बताऊंगा आप। देखो मान लो मैंने यहां पर लिखा हुआ है AUG, लिखा हुआ है यहां पर, ये AUG एक सीक्वेंस है। इस तीन की जगह एक अमीनो एसिड जोड़ता है, मतलब मैं तीन न्यूक्लियोटाइड की जगह एक अमीनो एसिड जोड़ता हूं प्रोटीन की चेन में। मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि मेरे पास इस तीन को हम एक नाम देते हैं कोडोन। इस तीन के पेयर को हम क्या नाम देते हैं, कोडोन। कोडोन का मतलब होता है, एमआरएनए पर ये तीन के जो तीन का ग्रुप होता है इसे कोडोन बोलते हैं। ये कोडोन क्या बनाता है, प्रोटीन, अमीनो एसिड जुड़वाता है। तो इस कोडोन के अपोजिट कोड इस पर होता है। जैसे मान लो यहां AUG है, तो AUG का अपोजिट कोड UAC। देखो A का अपोजिट हो गया U का अपोजिट हो गया A, और G का अपोजिट हो गया C। इसे यहां पर टीआरएनए पर होता है वो। तो टीआरएनए पर एंटी कोडोन होता है। एंटी का मतलब होता है कोडोन का अपोजिट, आप समझो। तो मेरे पास क्या होता है, आपको समझना है कि जो एमआरएनए पर मैसेज होता है, जो सीक्वेंस होते हैं न्यूक्लियोटाइड के, वो तीन के ग्रुप में पढ़े जाते हैं। तीन के ग्रुप में जब पढ़ते हैं तो उसे कोडोन बोलते हैं। टीआरएनए पर उसका अपोजिट कोड होता है, उसे कहते हैं एंटी कोडोन। क्या बोलते हैं, एंटी कोडोन। अब देखो दूसरी चीज, टीआरएनए पर ये फोल्डेड फॉर्म में है, यहां 5' एंड है, यहां 3' एंड है, ठीक है, समझना ध्यान से। तो टीआरएनए क्या करता है बेटा, समझना इस चीज को। टीआरएनए देखो एक और बना दिया मैंने ऐसे, ठीक है। मान लो इस वाले टीआरएनए पर ये GUG है ना, तो GUG के अपोजिट CAC होगा। तो आप देखो इस चीज को कि ये मेरे पास राइबोसोम है, यहां पर ये राइबोसोम है, और राइबोसोम पर ये एमआरएनए लगा हुआ है। इस एमआरएनए पर ये जो तीन वाला ग्रुप है इसे कोडोन कहते हैं। टीआरएनए पर उसका अपोजिट होता है, उसे एंटी कोडोन कहते हैं। तो टीआरएनए के दो रोल होते हैं। पहला, वो इस कोड को रीड करता है। किसके कोड को, इसकी मदद से इसे रीड करता है। किसको रीड करता है, कोडोन को रीड करता है, एमआरएनए के कोड को रीड करता है। दूसरा काम क्या होता है कि इसके 3' एंड पर अमीनो एसिड लगा हुआ होता है। क्या लगा रहता है, अमीनो एसिड। अगर 3' एंड पर अमीनो एसिड, देखो मेरी बात समझना ध्यान से, AUG जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है, उसका नाम मिथ्योनिन है। मैं रिपीट कर रहा हूं, AUG जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है जिसका नाम मिथ्योनिन है। तो टीआरएनए उस अमीनो एसिड को लेकर आता है यहां पर। तो टीआरएनए का डबल रोल है। पहला रोल क्या है, वो एमआरएनए के ऊपर कोड को रीड करता है। दूसरा, टीआरएनए उसे लेकर आता है। ऐसा टीआरएनए जिस पर अमीनो एसिड जुड़ा हो उसे हम चार्ज टीआरएनए कहते हैं। क्या बोलते हैं, चार्ज टीआरएनए। चार्ज टीआरएनए का मतलब हुआ ऐसा टीआरएनए जिस पर क्या जुड़ा हुआ हो बेटा, हमारे पास अमीनो एसिड। तो आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा कि मेरे पास राइबोसोम एमआरएनए को ऐसे लगा के रखता है। एमआरएनए पर कोड होते हैं, तीन के ग्रुप को हम कोडोन बोलते हैं, और टीआरएनए उस कोड को रीड करता है, ठीक है। और टीआरएनए पर एक आर्म होती है जिसे एंटी कोडोन बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एंटी कोडोन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो जल्दी से बताओ, इतना क्लियर है।
बेटा जो इंपॉर्टेंट होगा मैं लिखूंगा, आप चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट होगा लिखूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको इतना बताया है कि मेरे पास टीआरएनए कहां बाइंड करेगा। एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड दो। ठीक है, आप सुन लो ध्यान से बेटा, जो इकट्ठा जो प्रॉपर होगा मैं लिखने जा रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं। देखो, आप टीआरएनए की बात करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। टीआरएनए सबसे पहले स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इसका 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है इसका। और उससे पहले समझो, देखो एक क्रिक ने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, वॉटसन क्रिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या काम किया। क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल पे काम किया है। दूसरा, क्रिक ने सेंट्रल डोगमा दिया है। तीसरा, क्रिक ने टीआरएनए के बारे में क्या बोला था, सुन लो ध्यान से। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रिक था, उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी है जिसे अडप्टर हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, अडप्टर हाइपोथेसिस कहते हैं। अडप्टर हाइपोथेसिस क्या होती है, उसने एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन ये है, एनसीईआरटी लिखती है कि जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड कैन नॉट recognize code of mRNA, recognize code of mRNA। mRNA के कोड को कौन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, कौन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, अमीनो एसिड रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो अमीनो एसिड जो है कैन नॉट रिकॉग्नाइज कोड ऑफ mRNA, अमीनो एसिड कोड ऑफ mRNA को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। सम अडप्टर मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट, कुछ अडप्टर होना चाहिए, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंट, मतलब अडप्टर क्या होता है बेटा, जो बीच में काम करता है, शुड बी प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल क्या लिख रहा हूं मैं, जैसे जो टीआरएनए है उसके पास डुअल रोल है। डुअल रोल का मतलब होता है कि 2 रोल हैं उसका। एक तरफ क्या करता है, एट वन साइड वो रीड करता है कोड, रीड कोड ऑन एमआरएनए, अमीनो एसिड खुद से कोड नहीं पढ़ कर सकता। एंड अनदर साइड वो क्या करता है बेटा, एक साइड में तो कोड रीड करता है टीआरएनए, और दूसरे साइड में क्या करता है, मतलब एक हम ये कहना चाह रहे हैं कि एनसीईआरटी ने क्लियरली बोला है, एनसीईआरटी ने बोला बेटा आपको कि हमारे पास कोई ना कोई अडप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, मतलब जो बीच में काम करे। एनसीईआरटी कहती है कि क्रिक ने बताया था कि कोई ना कोई अडप्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए। अडप्टर मतलब जो 2 प्रोसेस के बीच में काम करे। एनसीईआरटी ने कहा कि अमीनो एसिड खुद से एमआरएनए के कोड को, कोडोन को पहचान नहीं सकता, तो टीआरएनए बीच में काम करता है। टीआरएनए एक तरफ कोड रीड करता है एंड अनदर साइड इट ब्रिंग अमीनो एसिड, क्या करता है वो अमीनो एसिड को भी लाता है। ये चीज हमें समझ आनी चाहिए। क्लियर? अब हम टीआरएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है किशन बेटा, वॉबल पढ़ेगा, वॉबल हाइपोथेसिस में बता दूंगा, पर वॉबल तुम्हारे सिलेबस में है नहीं अब। ठीक है, रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना, हाँ वही पढ़ाने जा रहा हूं बेटा। ठीक है, हाँ आगे देखो बेटा, आगे देखो, आगे देखो, वही पढ़ाने जा रहा हूं जो जहां मैंने छोड़ा था वहीं से आ रहा हूं मैं। अब देखो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास क्या होता है बेटा, टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सुनना ध्यान से जो मैं बताऊंगा। टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टीआरएनए के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब सुनना इस चीज को मैं आपसे जानना चाह रहा हूं।
टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, हम लोग उसको डिस्कस करना जा रहे हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और देखो हम किस तरीके से इस पे बात करते हैं। समझो इधर देखो, टीआरएनए जब बनता है तो मेरे पास स्टेट चेन बनता है, उसे 1 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि जब डीएनए से बनता है तो वो 1 डिग्री स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। टीआरएनए का एक स्ट्रक्चर होता है जो एकदम स्ट्रेट चेन है। देखो हमेशा क्या होगा बेटा, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो ऐसे 5' से 3' ऐसा स्ट्रेट चेन बनता है, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो टीआरएनए का जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर, उसे हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और इसमें लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये बहुत छोटा होता है बेटा टीआरएनए। ठीक है, ये इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, 1 डिग्री या प्राइमरी स्ट्रक्चर। दूसरा क्या होता है कि ये फोल्ड होता है, तो इसका 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हो। जिसे आप क्या नाम लिखते हो, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हो। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, देखना बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होगा उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एच बॉन्ड प्रेजेंट होता है। एच बॉन्ड प्रेजेंट, इस वजह से उसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जरा स्ट्रक्चर देखो कैसा बना रहा हूं मैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऐसा बनता है बेटा, इस तरीके का बनता है। तो यहां पर 5' है और यहां पर 3' है, ऐसा स्ट्रक्चर। देखो ये 5 है, ये 3 है, बीच में से हमने ऐसे फोल्ड कर दिया इसको, और यहां पर मेरे पास एच बॉन्ड है। ये जो है ना, यहां पर मेरे पास क्या है बेटा, एच बॉन्ड है। ये देख रहे हो, ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर कहलाता है। देखो इसने कैसे किया, मैंने वो स्ट्रेट चेन को लेकर इस तरीके से बना दिया, इसमें बीच बीच में एच बॉन्ड है यहां पर, और जहां एच बॉन्ड नहीं है वो लूप है। आप समझो ध्यान से। तो मेरे पास क्या होता है, इसमें 2 इंपॉर्टेंट आर्म्स हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, इसे हम आर्म कहते हैं, इसे लूप कहते हैं। ये आर्म है और ये लूप है, आप समझो ध्यान से। यहां पर 3' एंड पर अमीनो एसिड बाइंड करता है। कौन बाइंड करता है, अमीनो एसिड बाइंड करता है। कहां पर बाइंड करता है, एट 3' एंड पर। इसलिए इस आर्म का नाम, ये जो आर्म है ना ये वाली, इसलिए इस आर्म का नाम रखा जाता है अमीनो एसिड असेप्टर आर्म। अमीनो एसिड असेप्टर आर्म रखा जाता है। ठीक है, दूसरी चीज, यहां पर मेरे पास एंटीकोडोन होते हैं, जैसे मैंने यूएसी बनाया था ना उसके अपोजिट, तो इसलिए इस आर्म का नाम रखा जाता है एंटीकोडोन आर्म। एंटीकोडोन आर्म रखा जाता है। ठीक है, ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है टीआरएनए का, ये ऐसा दिखता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, इसमें क्या होता है मैं आपको एक चीज बताता हूं। मेरे पास क्या होगा बच्चे, टीआरएनए में कुछ सम अनयूजुअल बेसिस होते हैं। टीआरएनए में समझो इस चीज को, टीआरएनए हैव सम अनयूजुअल बेसिस। कुछ ऐसे बेसिस होते हैं जो अनयूजुअल हैं। व्हाट इज मीनिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल मतलब नॉर्मली नहीं होने चाहिए। आरएनए में क्या होता है, AUGC। हमारे पास क्या होता है, यूरेसिल की केमिकल मॉडिफिकेशन से कुछ बेसिस बनते हैं अलग अलग, वो मेरे पास टीआरएनए में होते हैं। उनके कुछ के नाम बता रहा हूं। एक थाइमिन, थाइमिन डीएनए में होना चाहिए, यहां पर है। एक होता है बेटा डाईहाइड्रोयूरिडिन, डाईहाइड्रोयूरिडिन, ये भी यूरेसिल से बनता है। ऐसे ही मेरे पास एक होता है स्यूडोयूरिडिन। तो ये क्या है, क्या लिख रहा हूं मैं, ये सब क्या लिख रहा हूं बेटा, ये अनयूजुअल बेसिस हैं जो मेरे पास किसमें प्रेजेंट होते हैं, टीआरएनए में। ध्यान से सुनना बेटा, सुन लो इधर देखो। मेरे पास ये आर्म का नाम है अमीनो एसिड असेप्टर आर्म, ये आर्म हो गई। ठीक है, क्लियर। इस आर्म का नाम है एंटीकोडोन आर्म। इन दोनों आर्म में 2 ऐसे बेसिस होते हैं जो नॉर्मली आरएनए में नहीं होने चाहिए। एक डी होता है यहां पर, ठीक है, डी मतलब डाईहाइड्रोयूरिडिन, यहां लिखा हुआ है।
इसलिए इस आर्म का नाम डी आर्म होता है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, नाम पर लिखना हमने। यहां पर मेरे पास टी फाई सी आर्म कहते हैं। अब ये फाई क्या है? फाई स्यूडो यूरिडिन का नाम है। तो मैं आपको सिर्फ क्या सिखा रहा हूं, मैं ये सिखा रहा हूं टीआरएनए का स्टेट चेन 1 डिग्री स्ट्रक्चर, फोल्डिंग करके बनाया 2 डिग्री स्ट्रक्चर। आप समझ लो ध्यान से, स्टेट चेन 1 डिग्री, फोल्ड करके बनाया 2 डिग्री हो गया, ये वाला दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री स्ट्रक्चर। फिर हमने क्या किया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, ठीक है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर में 4 आर्म है, एक जिस पर अमीनो एसिड जुड़ता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। दूसरी आर्म का नाम है एंटीकोडोन आर्म, ये कोड को रीड करती है एमआरएनए के। उसके अलावा 2 आर्म ऐसी हैं जिसपे अनयूजुअल बेस होता है। अनयूजुअल का मतलब वहां पर यूरेसिल की मॉडिफिकेशन होके कुछ अलग नाम के बेसिस बनते हैं। एक का नाम डी आर्म है और एक का नाम टी5सी आर्म है। टी मतलब थाइमिन, थाइमिन डीएनए में होता है ना, आरएनए में कहां होता है? थाइमिन, सूडो यूरोडिन और साइटोसिन, ये तीनों साथ में होते हैं, तो इसलिए इस आर्म का नाम ऐसे रख दिया। कुछ बुक्स में ऐसे एक्स्ट्रा आर्म भी बनाई जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है टीआरएनए का ये 2 डिग्री स्ट्रक्चर है। ये भी फंक्शनल नहीं होता, ये आगे और फोल्ड होकर 3 डिग्री बनाता है। इस 2D स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्लोवर लीफ शेप। क्या नाम देते हैं? क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि टीआरएनए, बेटा आपको अगर याद हो बायोमोलिक्यूल थोड़ा भी, मैंने ये कभी पढ़ा रखा है, नहीं तो आपको यूट्यूब पे देखना या जहां भी आपको मेरा लेक्चर मिलेगा। जैसे जैसे चीज फोल्ड होती जाती है सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाती है। टीआरएनए 1 डिग्री काम नहीं करता पर स्ट्रक्चर है। 1 डिग्री को फोल्ड करते हैं तो 2 डिग्री स्ट्रक्चर बनता है। 2 डिग्री स्ट्रक्चर का अपना एक प्रॉपर शेप है। आपने अगर क्लोवर क्या होता है, आप नेट पे सर्च करना क्लोवर लीफ कैसी दिखती है, तो वो कुछ इस तरीके की आपको लीफ दिखती है। ऐसे इस तरीके की एक लीफ होती है, उसे क्लोवर लीफ कहते हैं। क्लोवर एक प्लांट है, उसकी लीफ है, उसके जैसा दिखता है ये। इसमें आपके सिलेबस में 2 ही आर्म पढ़नी है आपने, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म जहां अमीनो एसिड जुड़ता है और एंटीकोडोन आर्म। ये 2 एक्स्ट्रा आर्म है जहां पर अनयूजुअल बेसिस होते हैं। अनयूजुअल क्या होते हैं? बेसिस होते हैं। ये करना है। अब 2 डिग्री को मैं अगर आगे फोल्ड करूंगा तो 3 डिग्री स्ट्रक्चर बनेगा, वो हम देख रहे हैं, ठीक है। और वही इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल मतलब सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में काम करने वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? 3 डिग्री होता है। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से बेटा। क्लियर? ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आ रहा है? हाँ, सी इज फॉर साइटोसिन बेटा। साइटोसिन तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अभी 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, हम लोग 3 डिग्री पे जा रहे हैं। स्यूडो यूरिडिन बच्चे आपको क्या बोल रहे हैं? जैसे यूरेसिल है, यूरेसिल की मॉडिफिकेशन करी तो डाई हाइड्रो यूरिडिन लिख दिया। ऐसी यूरेसिल की मॉडिफिकेशन से स्यूडो यूरिडिन लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मोस्ट रिएक्टिव बेस कौन सा? यूरेसिल, उसकी कहीं मॉडिफिकेशन दिखती है आपको, आप कहोगे हां टीआरएनए में दिखती है। क्लियर है? हां, देखिए बेटा, आप 1-2 चीजें मेरी सुने ध्यान से आप लोग। मेरे पास अभी ये बैच टिल शायद फ्राइडे या सैटरडे तक मुझे आपको ये सिलेबस कराना है आपका जो है, ठीक है। मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेके, क्योंकि पीछे लास्ट वीक में कुछ क्लासेस छूटी है मेरी, तो एक्स्ट्रा क्लासेस लेके उसको कराएंगे भी। तो आप कल के लिए भी प्रिपेयर रहना, कल मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। उसके अलावा आपका थर्सडे को या को भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर देंगे आपको, तो उस तरीके से हम इसे आपको कराने वाले हैं, ठीक है। और मैं संडे को टेस्ट भी रखने वाला हूं इसका, मॉलिक्यूलर का। साथ में मैं आपको इसके असाइनमेंट्स भी दूंगा एक्स्ट्रा, ताकि आप ज्यादा प्रैक्टिस कर सको। क्लियर है? और मैं बेटा बीच में जब भी जैसे मनीष दुबे सर इसके बाद बायोटेक स्टार्ट करेंगे जहां तक चांसेस हैं, तो हम क्या करेंगे, बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स वगैरह साथ में प्रोवाइड करेंगे। तो परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, क्लियर? ठीक है, आओ जरा एक बार देखो जरा। तीसरा बेटा हमारे पास क्या है? तीसरा देखो, फर्स्ट हमने लिखा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 जो है एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर होता है। 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है, इस तरीके का होता है।
जिसमें वो आर्म्स आपस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती हैं, ये दोनों। कौन सी वाली दोनों? ये यहां पर ये अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म है, ये ऐसी शेप का बन जाता है, और ये मेरे पास एंटीकोडोन आर्म है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इसे 3 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं बेटा। इसे हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। यही फंक्शनल है, यही हमारे पास क्या है बेटा? फंक्शनल है। और इसको इन्वर्टेड एल शेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड एल शेप। क्लियर है? इन्वर्टेड एल शेप कहते हैं। तो ये मेरे पास 3 स्ट्रक्चर होते हैं टीआरएनए के, जो आपको अपने दिमाग में बिठाने हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फंक्शनल कौन सा होता है? यही वाला होता है। इसका मतलब इन साइटोप्लाज्म दिस स्ट्रक्चर इज फंक्शनल। ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है? फंक्शनल है। साइटोप्लाज्म में मेरे पास ये स्ट्रक्चर फंक्शनल है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? 3 डिग्री स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? तो मैं इस चीज को लेकर बिल्कुल क्लियर हूं कि 3 डिग्री स्ट्रक्चर जो है ये फंक्शनल है। ठीक है, यही वाला काम करता है जहां पर ये दोनों आर्म, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म और एंटीकोडोन आर्म, एक दूसरे से ऐसे राइट एंगल पे होती है। इसे इन्वर्टेड एल शेप कहते हैं। तो क्या हम एक टेबल बना लें स्ट्रक्चर की? एक बार जरा फटाफट से इस टेबल देख लें आपके लिए। नेम ऑफ स्ट्रक्चर, और कम से कम आपको ये फीचर पता होने चाहिए। ठीक है, फीचर। ठीक है, देखो ध्यान से देखना बेटा। ध्यान से देखना बेटा, फटाफट से। 1 डिग्री स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं टीआरएनए का। क्या फीचर है उसका? स्ट्रेट चेन है ना? स्ट्रेट चेन होता है। ठीक है, क्लियर। दूसरा हमने क्या लिखा है? 2 डिग्री स्ट्रक्चर के लिए क्या याद करोगे? शेप, क्लोवर लीफ शेप। ठीक है, और क्या होगा उसमें? एच बॉन्ड होता है। ठीक है, 4 आर्म्स बनाई थी मेन हमने। एक बनाई है एंटीकोडोन, एक बनाई अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, और कौन सी बनाई बेटा? एक बनाई डी आर्म, और एक बनाई हमने T5C आर्म। एक्स्ट्रा आर्म और एक थी। फिर मेरे पास 3 डिग्री स्ट्रक्चर, क्या पॉइंट्स याद रखोगे? टीआरएनए में क्या पॉइंट याद रखोगे 3 डिग्री में? इन्वर्टेड एल शेप है, और यही फंक्शनल स्ट्रक्चर है। यही क्या है बेटा? फंक्शनल स्ट्रक्चर है। और यही सॉल्यूबल होता है, क्योंकि ज्यादा फोल्डेड है तो सॉल्यूबल है, मोर फोल्डेड है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है बेटा, ये याद रखना है। ठीक है, और मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, भी हम लोग इनिशिएटर टीआरएनए को लेकर लिखेंगे, पर टीआरएनए में ये बेसिक पॉइंट इतने याद रखने। ठीक है, इतना बताओ जल्दी से। ठीक है, अगर चाहो तो मैं इनके रोल लिखवा सकता हूं, डी आर्म और T5C आर्म के, पर आपको करने नहीं है। डी आर्म और T5C आर्म के रोल नहीं करने होते। ठीक है, टीआरएनए अमीनो एसिड कहां से लाता है बेटा? साइटोप्लाज्म से लाता है। जैसे आप खाने में देखो, मैं आपको बताता हूं, आप खाने में क्या खाते हो? प्रोटीन खाते हो। आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट होके ब्लड में जाती है। वो ब्लड में जो प्रोटीन गई वो अमीनो एसिड की फॉर्म में गई है, मतलब ब्लड में अमीनो एसिड गए। अमीनो एसिड को सेल ले लेता है। अगर सेल को कोई प्रोटीन बनानी है तो वो एमआरएनए आता है कहां से? न्यूक्लियस से। तो टीआरएनए क्या करता है? वो जो साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड है उसको अपने साथ बाइंड करता है, जिसे चार्जिंग ऑफ टीआरएनए कहते हैं। वो मैं अभी बता देता हूं आपको। ठीक है, क्लियर बच्चे? आप एक चीज याद रखें, प्रोटीन में भी अगर कोई प्रोटीन 3 डिग्री में काम करती है तो उसका 1 डिग्री और 2 डिग्री स्ट्रक्चर काम नहीं करता। आप समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
अगर किसी का 2 डिग्री स्ट्रक्चर काम करता तो वो 3 में फोल्ड ही नहीं होता। 3 में फोल्ड होने का मतलब क्या है, उसका 1 डिग्री और 2 डिग्री काम नहीं करता। क्लियर? वाई सॉल्यूबल, जितनी ज्यादा चीज फोल्ड होती है उतनी सॉल्यूबल होती है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। 2 डिग्री स्ट्रक्चर जो प्रोटीन होती है और 3 डिग्री प्रोटीन होती है, ज्यादा सॉल्यूबल 3 डिग्री होती है क्योंकि ज्यादा फोल्ड हो जाती है। ठीक है? क्लियर? हाँ, ठीक है बेटा। क्लियर? ठीक है। हाँ, चलो आगे देखो बेटा, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। ये 3 डिग्री उसकी बात कर लिया आपको। आगे चलो, आगे फटाफट से देखो। आपको मैं इसके रोल लिख देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। डी आर्म का मैं रोल लिख देता हूं अगर जिसको चाहिए तो। बाइंड टू एंजाइम, बाइंड टू एंजाइम, इन्वॉल्व इन चार्जिंग, इन्वॉल्व इन चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में। और इस आर्म का होगा बाइंड टू राइबोसोम। जब प्रोटीन बनानी होती है तो टीआरएनए राइबोसोम पर आकर लगता है तो वहां बाइंड करेगा। इतनी चीज याद रख सकते हो। अगर कहीं से आपको किसी बुक से क्वेश्चन मिलेगा तो इतने से बन जाएगा। ये बाइंड करता है उस एंजाइम से जो चार्जिंग करता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। अब आगे चलते हैं। हम लोग टाइप ऑफ आरएनए पढ़ रहे थे। देखो हम क्या पढ़ चुके हैं। हमने इसके बारे में जान लिया, आरआरएनए के बारे में पढ़ लिया। टीआरएनए के लिए देखो, टीआरएनए क्या करता है, रीड कोड ऑन एमआरएनए और उसके साथ अमीनो एसिड को लेकर आता है प्रोटीन बनाने के लिए। अब हम बात कर रहे हैं एचएनआरएनए की, और उससे हम एमआरएनए बनाएंगे। उससे हम क्या बनाने वाले हैं, एमआरएनए। जल्दी देखो बेटा फटाफट से। क्लियर? जल्दी देखो। ठीक है, क्लियर? बेटा तुम लोग कुछ लिख रहे हो वो मुझे पता नहीं चल रहा है, और क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं आपको ध्यान से, तो चैट रोके रखो। एचएनआरएनए की बात कर रहे हैं। एचएनआरएनए क्या है बेटा? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कह रहे हैं इसे। अब ध्यान से समझना जो मैं बताने वाला हूं। देखो ध्यान से देखना बेटा, क्या बताने वाले हैं। आपके पास ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहा हूं। आपके पास ये डीएनए है। इस डीएनए से आपने क्या किया है, ध्यान देना बेटा। आपने क्या किया है, इस डीएनए से एक आरएनए बनाया। इस डीएनए से आपने क्या बनाया, एक आरएनए बनाया। ये जो आरएनए आपने बनाया है इसे आपने ट्रांसक्रिप्शन बोली, ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाया है। ठीक है, इस आरएनए का नाम, इस आरएनए का नाम बेटा हमारे पास है एचएनआरएनए। इसका नाम क्या है, एचएनआरएनए है। एचएनआरएनए नाम का मतलब है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस मतलब प्रोटीन के हिसाब से इसका आकार छोटा बड़ा हो सकता है और ये न्यूक्लियस में मिलता है। इस एचएनआरएनए को हम मॉडिफाई करेंगे। इस एचएनआरएनए की हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे, जिसे हम लिखते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लिखते हैं। आप समझो ध्यान से। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमने लिखी यहां पर। ठीक है, यहां पर लिखी हमने पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमने लिखी, और यहां हमारे पास एचएनआरएनए है। ठीक है, तो मेरे पास फाइनली क्या बन गया, मेरे पास फाइनली क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। फाइनली क्या बन गया, मेरे पास एमआरएनए बन गया। ये फाइनली क्या बन गया, ये एमआरएनए बन गया। ऐसे फाइनली एमआरएनए बन गया। इसको मैसेंजर आरएनए कह रहे हैं।
तो मैं आपको सिर्फ ये सिखाने वाला हूं, सुन लो ध्यान से बेटा, ये न्यूक्लियस है, दिस इज इनसाइड न्यूक्लियस हो रहा है। तो आपको अब क्या पढ़ना है, आपको दो तरह के आरएनए पढ़ने हैं। आपको ये पढ़ना है कि यूकैरियोट्स में क्या होता है। आप समझो ध्यान से, यूकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए से एक आरएनए बनता है जिसे एचएनआरएनए कहते हैं। हेट्रोजीनस का मतलब होता है कि क्योंकि प्रोटीन छोटी बड़ी होती है इसलिए इसका साइज भी छोटा बड़ा होता है। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए मतलब क्या हुआ, ये न्यूक्लियस के अंदर बनता है। हेट्रोजीनस मतलब आकार साइज छोटा बड़ा हो सकता है। इस एचएनआरएनए की एक मॉडिफिकेशन होती है, उस मॉडिफिकेशन को कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। उससे हमारे पास क्या बनता है, एमआरएनए बनता है बेटा। क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए की फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब ये एमआरएनए जो है अब ये बाहर जाएगा और प्रोटीन बनाएगा। तो हमें क्या पढ़ना होता है, हमें एक प्रोसेस पढ़ना है अब यहां पर, कैसे एचएनआरएनए से हमारे पास एमआरएनए बनता है। एचएनआरएनए का मतलब यह हुआ कि प्रायर टू एमआरएनए, एमआरएनए बनने से पहले एक और आरएनए बनता है जिसकी मॉडिफिकेशन से एमआरएनए बनाया जाता है। एमआरएनए का साइज, आकार ओरिजिनल एचएनआरएनए से छोटा होता है क्योंकि उसमें से कुछ रीजन को हटा देते हैं। तो आपने अभी यह सीखना है कि डीएनए से डायरेक्टली मेरे पास एचएनआरएनए बनता है और फिर एचएनआरएनए से हम क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछो जल्दी, ठीक है, जल्दी पूछो। इतनी बात में अगर कोई डाउट है तो पूछो। जल्दी बेटा, फास्ट पूछो जल्दी से। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मुश्किल से जो टॉपिक समझ आएंगे उनमें एक आरएनए भी है, क्योंकि टॉपिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा हुआ है। अगर आप अपनी माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट नहीं रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। मैं थोड़ा सा आपको लेकर जाता हूं फ्लैशबैक में हमने क्या पढ़ा था। याद करो, हमने डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस पढ़ा, फिर मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन कराया था। तो ट्रांसक्रिप्शन का एक मेथड बताया था कि इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन से ट्रांसक्रिप्शन होती है। उससे मेरे पास आपके अलग अलग टाइप के आरएनए बने थे। उसमें एक आरआरएनए है जो राइबोसोम बनाएगा, एक एमआरएनए है। पर यूकैरियोट में एमआरएनए डायरेक्टली बनता नहीं है, पहले एचएनआरएनए बनता, उसकी मॉडिफिकेशन से एमआरएनए बनता है। तो हम वो सीख रहे हैं। एक और तरह का आरएनए है जिसे हम टीआरएनए कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। बेटा पॉलीमरेज में आ रहा हूं, आपको बता रहा हूं, वो भी कर रहे हैं बेटा। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, सुन लो ध्यान से। ये लाइनें देखो, आपको समझ आ रही है। इन यूकैरियोट्स फर्स्ट एचएनआरएनए फॉर्म which is modified to form mRNA और उसे हम कहते हैं पीटीएम। उसे हम क्या कहते हैं, पीटीएम। बेटा इनिशिएटर कोडोन क्या होता है वो भी बताऊंगा अभी। इनिशिएटर कोडोन बताऊंगा मैंने बताया नहीं है क्योंकि आपको इनिशिएटर कोडोन नहीं अभी आया हमारे पास। बेटा गैप क्यों है वो बता रहा हूं। वाई हेट्रोजीनस, मेरी बात सुनो ध्यान से। हमारी बॉडी में प्रोटीन का साइज छोटा बड़ा होता है, उसी हिसाब से इस एचएनआरएनए का साइज भी छोटा बड़ा होता है। वो गैप क्या है बेटा बता रहे हैं। ठीक है यार, हैंड रिटन करते हैं कुछ उसका। ध्यान से देखो जो बता रहा हूं वो देखो। अब आप पहले ये सीखो क्या हो रहा है। आप सीखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, इसको सीखो पहले। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहां हो रही है, ये कहां हो रही है, लोकेशन बताओ इसकी। पहले सीखो इसको ना बेटा। लोकेशन न्यूक्लियस। कर क्या रहे हैं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन।
लोकेशन हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। लोकेशन क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस है बेटा, ये लोकेशन मेरे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, क्लियर, लोकेशन हमारे पास न्यूक्लियस हो गई। दूसरी चीज क्या है, ध्यान से सुनना बेटा, लोकेशन हमारे पास हो गई न्यूक्लियस। सेकंड आपको क्या ध्यान रखना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में एचएनआरएनए से आप क्या बनाते हो, एमआरएनए बनाते हो, वो सीख रहे हैं हम। तो सबसे पहले एचएनआरएनए देखो कैसा है, ध्यान देना बेटा। पहले मैं एचएनआरएनए दिखा रहा हूं आपको। ये एक एचएनआरएनए है। जो बच्चे वाइट और वो बोल रहे थे, सुन लो पहले पूरी बात, तभी समझ आएगा आपको। हमारे पास क्या होता है, जो एचएनआरएनए बनता है, जो एचएनआरएनए हमारे पास बनता है, हमारे पास ये एचएनआरएनए है। इस एचएनआरएनए में दो रीजन होते हैं, इधर देखना ध्यान से। इस एचएनआरएनए में दो तरह के रीजन हैं। ये जो पिंक कलर का मैं दिखा रहा हूं, इसे एक्सॉन कहते हैं, इसे कहते हैं एक्सॉन, और इसे बोलते हैं इंट्रॉन, जो व्हाइट कलर का है। पिंक कलर वाले को मैं एक्सॉन दिखा रहा हूं, इसे इंट्रॉन दिखा रहा हूं। ये एचएनआरएनए है। ये क्या है बेटा मेरे पास, एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए में तीन तरह की मॉडिफिकेशन करेंगे और एमआरएनए बनेगा। वो तीन मॉडिफिकेशन कौन सी है, पहले सुन लो ध्यान से। सबसे पहले व्हाट इज एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है बेटा, एक्सॉन क्या होगा, ये एक्चुअल में कोडिंग रीजन होता है। कोडिंग रीजन का मतलब हुआ ये आएगा कम इन प्रोसेस्ड आरएनए। मतलब क्या हुआ कि जब आप एक प्रॉपर आरएनए बनाओगे, जब आप एक प्रॉपर आरएनए बनाओगे प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग के बाद जब आप एक प्रॉपर आरएनए बनाओगे तो उसमें मेरे पास आएगा ये, मतलब ये जो एक्सॉन है, जब मैं एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाऊंगा तो उसमें एक्सॉन आएगा। ऐसा आरएनए को प्रोसेस्ड आरएनए कहते हैं। तो प्रोसेस्ड आरएनए में मेरे पास एक्सॉन आएगा, दिमाग में रखना, ठीक है। इंट्रॉन्स क्या होता है, वो डीएनए से तो आरएनए में आता है, लेकिन मैच्योर आरएनए में, एमआरएनए में नहीं आता। तो इंट्रॉन्स क्या होता है, जब हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं ना, तो उसमें आ तो जाता है, लेकिन उसको काट के हटा देते हैं। तो इंट्रॉन्स एक तरीके से नॉन कोडिंग रीजन होता है। इंट्रॉन्स क्या होता है, नॉन कोडिंग रीजन होता है, उससे प्रोटीन नहीं बनती, इसीलिए वो प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं आता। तो इंट्रॉन्स क्या है बेटा मेरे पास, इंट्रॉन्स क्या है, नॉट कम इन प्रोसेस्ड आरएनए। प्रोसेस्ड आरएनए का क्या मतलब हुआ, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि मैं अभी तीन तरह की मॉडिफिकेशन करूंगा इसमें, सुन लो ध्यान से। जब मैं पीटीएम करूंगा, पीटीएम करने के बाद मेरे पास ये सिर्फ एक्सॉन्स ही आएंगे, उसमें इंट्रॉन्स आएंगे नहीं। क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, आपको सुन लो ध्यान से, हम क्या कह रहे हैं, एचएनआरएनए में दो पार्ट होते हैं, इस आरएनए में दो रीजन होते हैं। एक ये व्हाइट कलर के रीजन है, जो प्रॉपर जो एमआरएनए बनता है उसमें नहीं आते। एक तरीका का ये नॉन कोडिंग रीजन होता है। अब ये नॉन कोडिंग रीजन डीएनए पे नहीं है, क्योंकि डीएनए से तो आरएनए पे आया है, लेकिन आरएनए से आगे नहीं जाता, मतलब एक प्रॉपर एमआरएनए पर नहीं आता। ये एचएनआरएनए पे होता है, एमआरएनए पे नहीं आता, उसे हम कहते हैं इंट्रॉन्स। लेकिन जो एचएनआरएनए पर भी है और एमआरएनए पर भी है, उसे कहते हैं एक्सॉन। इसलिए एनसीईआरटी लिखती है एक्सॉन क्या है, कोडिंग रीजन है, जो किसमें आएगा, प्रोसेस्ड आरएनए में आएगा। इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग है, जो किसमें नहीं आता, किसमें नहीं आता बेटा, प्रोसेस्ड आरएनए में नहीं आता। जब हम पीटीएम करते हैं, पीटीएम करते हैं हम, तो पीटीएम में तीन चेंजेस करते हैं बेटा, तीन चेंज करते हैं किसमें, इन एचएनआरएनए। एचएनआरएनए में तीन प्रकार के चेंज करते हैं। मैं रिपीट करने वाला हूं आपको फिर से। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि यूकैरियोटिक सेल में डायरेक्टली एमआरएनए नहीं बनता। सबसे पहले एचएनआरएनए बनता है, उसकी मॉडिफिकेशन से मेरे पास एमआरएनए बनता है। ये मॉडिफिकेशन तीन तरह की होती है। पहली होती है, मान लो हम कहते हैं कैपिंग होती है, एक स्प्लाइसिंग होती है, और फिर टेलिंग होती है। मैं लिख रहा हूं यहां पर, फर्स्ट होती है कैपिंग,
कैपिंग क्या होता है अभी बताएंगे, फिर होती है स्प्लाइसिंग, और फिर मेरे पास क्या होती है टेलिंग, फिर मेरे पास क्या होती है टेलिंग। तो कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग, ये 3 तरह की मॉडिफिकेशन से हमारे पास एचएनआरएनए से फाइनली क्या बन जाता है, एमआरएनए बन जाता है। ऐसे ये फाइनल एमआरएनए बनता है। इस एमआरएनए के 5' एंड पर एक कैप लगा रहता है और 3' एंड पर बहुत सारे ए लगे रहते हैं जिसे हम टेल कहते हैं। तो ये 3 मॉडिफिकेशन के बाद, सुन लो ध्यान से, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इंट्रॉन्स हटाना। इन 3 मॉडिफिकेशन के बाद एचएनआरएनए से एमआरएनए बनता है। तो आपको क्या समझ में आया, हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हम पढ़ रहे हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन का मतलब है ट्रांसक्रिप्शन बनने के बाद होने वाली मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन कैसे होती है आप देख पा रहे हो। एचएनआरएनए में 3 चेंजेस लाते हैं, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। इन 3 बदलाव के बाद मेरे पास एमआरएनए बनता है। इनकी डिटेल बताने जा रहा हूं, डिटेल बताई नहीं है अभी, डिटेल बताने जा रहा हूं। हम कैपिंग में क्या करते हैं, सुन लो ध्यान से, पहले समझ लो। कैपिंग में क्या करते हैं, जैसे ये एचएनआरएनए है, इसके 5' एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं कैप के तरीके से। टेलिंग में क्या करते हैं, खूब सारे ए 3' एंड पर ऐड करते हैं। स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं, इंट्रॉन्स काट के हटा देते हैं, ये करते हैं। इन चेंजेस के बाद फाइनली क्या आता है मेरे पास, एमआरएनए आता है। किससे, एचएनआरएनए से। एमआरएनए में मेरे पास एक्सॉन है, इंट्रॉन्स नहीं है। एक्सॉन प्रोसेस आरएनए में नहीं होता है, इंट्रॉन नहीं होता। इससे हमारे पास क्या बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। अब मैं डिटेल बताने जा रहा हूं। यहां तक क्लियर है, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है बेटा। बेटा पीटीएम बता तो रहा हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। कुछ पेरेंट टीचर मीटिंग लगे हुए हैं, अजीब ही हाल है। इंट्रॉन्स क्या होता है बेटा, जब डीएनए से आरएनए बनता है उसमें कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिनकी प्रोटीन नहीं बन सकती, उसे इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, उसे इंट्रॉन्स करते हैं। हाँ, इंट्रॉन्स अब हटाएंगे हम, इंट्रॉन्स हटाने वाले हैं बेटा। एक बार देखें, देखो स्टेप्स देखो बेटा, कुछ कुछ आ गया होगा, स्टेप्स देखो, सुन लो ध्यान से। वेरी मच कंफ्यूजिंग, पहले एक बार देख लो, फिर से देखते हैं इसको हमने क्या करा है। देखो बेटा, तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास ये एक एचएनआरएनए है, ये एक एचएनआरएनए है जिसमें कुछ कोडिंग और कुछ नॉन कोडिंग रीजन है। समझना ध्यान से, ये एचएनआरएनए है जिसमें ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन है। ठीक, क्लियर। इसमें इंट्रॉन, ये रहा इंट्रॉन, ऐसे, ये इंट्रॉन है। ठीक है, ये एचएनआरएनए है। ध्यान से सुनना, मैं इसकी पीटीएम करने वाला हूं, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कैपिंग। कैपिंग क्या होता है सुन लो। कैपिंग में हम क्या करते हैं बेटा, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, सुन लो ध्यान से मैं क्या लिखूंगा। एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसका नाम मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। अच्छा, आप लोगों को गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट तो समझ आता होगा, जीटीपी, उस पे कहीं मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहां 5' एंड पर जोड़ देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, 5' रिएक्टिव होगा, मतलब कैपिंग का एक्चुअल में रोल कहां आएगा, जब अब प्रोटीन बनाएंगे वहां मैं बताऊंगा। तो अभी आपको यह समझना है कि जो 5' एंड पर है उस पर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं ऐसे। वो न्यूक्लियोटाइड कौन सा जोड़ते हैं, हम लिखते हैं मिथ जी।
मिथ MET मतलब मिथाइल और जी, तो मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम कहां लगा देते हैं, इसके 5' एंड पर। तो 5' एंड पर हमने क्या लगा दिया बेटा, 5' एंड पर मैंने कैप लगा दी है। कैप लगाने का मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ दिया है। तो मैंने 5' एंड पर मैं लिख देता हूं, 5' एंड पर मिथाइल गुआनोसिन जोड़ दिया। देखो मैं अगर आपको नहीं दिख रहा सही से तो देखो, मैंने 5' एंड पर क्या किया है, देख लो ध्यान से बेटा, 5' एंड पर मिथाइल और यहां गुआनोसिन ऐसे लिख दिया, ये जोड़ दिया 5' एंड पर। इसे कैप कह रहे हैं। ये 3' एंड है, यहां पर आप देख रहे हो, यहां 5' है, यहां पर 3' है। 3' पर मैंने, अब ये देखो ये कैपिंग हो गई। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के 3 स्टेप हैं। सबसे पहला था कैपिंग, दूसरा देखो स्प्लाइसिंग कर रहे हैं। अब देखो स्प्लाइसिंग कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखना बेटा। सेकंड स्प्लाइसिंग कर रहे हैं, स्प्लाइसिंग, ठीक है, जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं और एक्सॉन को जोड़ देते हैं, और एक्सॉन को क्या करते हैं बेटा, लिंक कर देते हैं। जैसे ये एक्सॉन है मान लो E1, ये E2, ये E3, ये E4। तो मैंने कुछ ऐसा दिखाया आपको, ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या किया, इस तरीके से आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने इंट्रॉन्स को ऐसे फोल्ड कर दिया, ये देखो इंट्रॉन्स को ऐसे फोल्ड करके हटा देंगे, और यहां पर 5' है, यहां पर कैप है, और यहां 3' है, ये चीज। तो हम एक तरीके से इंट्रॉन्स को हटाना चाह रहे हैं। एक एंजाइम आएंगे, उनकी मदद से ये इंट्रॉन्स को हटा देंगे। जब इंट्रॉन्स को हटा देंगे और एक्सॉन को आपस में जोड़ देंगे तो उसे स्प्लाइसिंग कहते हैं। तो स्प्लाइसिंग के बाद फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्सॉन जोड़ दिए मैंने सारे ऐसे। यहां 5' पर कैप है और ये 3' हो गया। दिस वॉज कैप मतलब क्या जोड़ा था मैंने, एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ा था कैप में, जिसे मिथाइल जी बोला था हमने, कैप बोला। अब ये देखो मैंने एक्सॉन जोड़ दिए सारे एक्सॉन आपस में मैंने क्या कर दिए बेटा, ऐसे जोड़ दिए। तो एक्सॉन जोड़ देना और इंट्रॉन्स को रिमूव करना, इसको कहते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। चलो हमने ये जोड़ दिए। अब आ जाओ जरा आगे सुनना ध्यान से। मैंने कैपिंग करी है, मैंने स्प्लाइसिंग करी है, मैंने इंट्रॉन्स को हटा दिया, इनको जोड़ दिया। लास्ट स्टेप में मैं टेलिंग करूंगा। मैं क्या करूंगा, टेलिंग। अब मैं जो आपको बताऊंगा, अगर आपको मेरी बात समझ आए तो बहुत जरूरी है। देखो एटीपी, ध्यान से सुनना, एटीपी का एक और नाम एडिनाइलिक एसिड होता है। ये कहां लिखा है, बायोमोलिक्यूल कक्षा 11वीं में लिखा हुआ है, तीसरे पेज पे ये लिखा हुआ है कि एटीपी का नाम होता है एडिनाइलिक एसिड, जीटीपी का नाम होता है गुआनिडाइलिक एसिड, सीटीपी का नाम होता है साइटिडाइलिक एसिड। तो एटीपी का नाम है एडिनाइलिक एसिड। अगर मैं बहुत सारे ए यहां जोड़ता चला जाऊं, फॉस्फोडेस्टर बॉन्ड बना के बहुत सारे मैं यहां पर ए जोड़ दूं ऐसे 3' एंड पर, उसे टेलिंग कहते हैं। तो टेलिंग में एनसीईआरटी ने क्या लिखा है अगर आप पढ़ोगे तो मान लो 5' पे तो मैंने कैप जोड़ी हुई है, मैंने 5' पर क्या जोड़ी हुई है, कैप जोड़ी हुई है। 3' पर बहुत सारे ए जोड़ दिए, बहुत सारे क्या जोड़ दिए, ए जोड़ दिए। एनसीईआरटी लिखती है 200 से 300 पॉली एडिनाइलेट। अब देखो एडिनाइलिक एसिड के पॉलीमर को एडिनाइलेट कह रहे हैं, पॉली एडिनाइलेट। 200 से 300 जोड़ दिए रेसिड्यू करके, तो अब ये बन गया एमआरएनए। तो मैंने 3 स्टेप करे, अगर आप ध्यान से देखो मैंने 3 स्टेप करे। एक तो कैपिंग करी, फिर मैंने क्या करी, स्प्लाइसिंग करी जिसमें इंट्रॉन्स हटा दिए, और तीसरे में मैंने क्या जोड़ दिया, टेलिंग करी। टेलिंग में मैंने क्या जोड़ा बेटा, जैसे आप जोड़ते हो ना जीटीपी टीटीपी लाके जोड़ते थे 3' एंड पर, ऐसे ही बहुत सारे ए जोड़े हैं। बहुत सारे ए को कहते हैं 200 से 300 पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यू। 200 से 300 पॉली एडिनाइलेट रेसिड्यू 3' एंड पर जोड़ दिए। यहां तक समझ में आ रही है बात? तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ये बताओ जल्दी से बेटा, क्लियर है? नहीं, रिमूवल ऑफ एक्सॉन एंड
रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स और एक्सॉन को जोड़ना स्प्लाइसिंग कहलाता है। इंट्रॉन्स को हटाना, ये व्हाइट वाला हटा दो क्योंकि ये नॉन कोडिंग है और प्रोसेस आरएनए में नहीं आना चाहिए। देखो ये मेरी बात समझो, ये डीएनए पर से तो कोडिंग है, वहां से तो बना है, लेकिन एमआरएनए में नहीं है, इसलिए इसको हटा रहे हैं, तो इसको कह रहे हैं स्प्लाइसिंग, इसको स्प्लाइसिंग कह रहे हैं। उसके बाद मैंने क्या करा है, बहुत सारे ए जोड़े हैं, इसको टेलिंग कह रहे हैं। यार ए रिप्रेजेंट, सुनो ध्यान से, ए जोड़ो, मैं कहूंगा ए का मतलब है एडिनाइलिक एसिड, एटीपी। तुम खुद से बताओ मुझे, क्या एटीपी जुड़ता है? आप सोचो जरा, सोच के बताओ। जुड़ने आता है टीपी, जुड़ता है एमपी, याद है? जुड़ने आता है ट्राईफॉस्फेट, जुड़ता है मोनोफॉस्फेट। तो ये मेरे पास रहेगा, क्लियर, ये चीज रहेगी, ठीक है। हाँ, रेसिड्यू, कैपिंग का मतलब है बेटा 5' एंड पर कैप लगाना। 5' एंड पर कैप लगाने को कैपिंग कहते हैं। 5' एंड पर एक कैप, कैप का मतलब क्या है, 5' एंड पर एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ते हैं, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब जीटीपी पता है आपको, उस पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। एक लिख रहा है ओके अंकल, अच्छा भाई, बहुत ही बढ़िया। इधर देखो भाई, जो चीज बताई सुन लो ध्यान से, इधर देखो, जिसको याद नहीं आई बात, ये देखो, मेरी बात समझना, ये HNRNA है, ध्यान से देखना, ये HNRNA है, ठीक है। यहां हमने कैप लगा दी। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग मतलब काटना होता है एक तरीके से। ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, ये इंट्रॉन है, क्लियर, ये इंट्रॉन है। सुन लो ध्यान से, देखो आ जाओ भाई, ये देखो, ये हो गया, ध्यान से देखना ये चीज। अब हम ये स्प्लाइसिंग कैसे करते हैं, सुन लो ध्यान से। स्प्लाइसिंग करने के लिए मुझे किस एंजाइम की जरूरत पड़ती है? स्प्लाइसिंग, इट इज डन बाय सम प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन होती हैं प्लस आरएनए होते हैं कुछ। प्रोटीन और आरएनए को मिलाकर हम वर्ड यूज करते हैं स्नर्प्स। मतलब आपको एक चीज सिखाई थी, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट फ्यू आरएनए। स्नर्प्स क्या है बेटा? स्नर्प्स क्या है? आरएनए प्लस प्रोटीन विच एक्ट एज एंजाइम, as enzyme for splicing, एंजाइम फॉर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग के लिए वो क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं, उसे हम स्नर्प्स कह रहे हैं। तो स्नर्प्स क्या होता है आप समझो ध्यान से, फिर से देखो, स्नर्प्स क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए और प्रोटीन मिलकर हमारे पास एक एंजाइम जैसा काम करता है जो स्प्लाइसिंग में मदद करता है। मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं जो एक चीज बताऊंगा आपको बहुत ध्यान से सुनना। आपको बेटा स्टार्टिंग से पढ़ाया जा रहा है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, देयर आर सर्टेन आरएनए विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट। उसमें से एक आरएनए राइबोसोम में होगा जो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक आरएनए स्प्लाइसिंग में मदद करता है, उसका नाम क्या है? स्नर्प्स। स्नर्प्स, स्नर्प्स की फुल फॉर्म है स्मॉल न्यूक्लियो राइबोप्रोटीन। क्या फुल फॉर्म है? एसए स्मॉल न्यूक्लियो राइबोप्रोटीन। तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को मिलकर ये स्नर्प्स बनते हैं, ये एक स्प्लाइसिंग में मदद करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे अगर आपको याद हो, हमने जब वो पढ़ा था आरएनए वर्ल्ड, वहां भी लिखा था कि स्प्लाइसिंग जो होती है ना, वो आ गई थी पहले
किसके साथ, कि मतलब जैसे राइबोसोम काम करता है एंजाइम की तरीके से, उसमें एक एंजाइम होता है, ऐसे मेरे पास आरएनए यहां भी एंजाइम की तरह काम कर रहा है। तो आपको सिंपल ये याद रखना है, स्प्लाइसिंग का मतलब होता है आपने इंट्रॉन्स हटाने हैं, इनको हटाने के लिए मुझे कुछ एंजाइम चाहिए। उनमें कौन काम करता है, स्नर्प्स काम करता है। व्हाट इज स्नर्प्स? आरएनए प्लस प्रोटीन, इतनी बात याद रखनी है। और फिर मेरे पास फाइनली जब एमआरएनए बनेगा, तो आपको बता दिया मैंने एमआरएनए में क्या होता है। एमआरएनए में क्या होता है मेरे पास, ये देख लो, दिस इज एमआरएनए, दिस इज एमआरएनए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एमआरएनए है। क्लियर हो गई बात? दिस इज एमआरएनए। तो स्प्लाइसिंग, ठीक है, यहां मेरे पास ये एमआरएनए है, और एमआरएनए का मतलब मेरे पास यहां कैप, टेल और सिर्फ एक्सॉन, ओनली एक्सॉन होंगे। अब ये बाहर जाएगा, ये बाहर जाएगा क्या बनाने के लिए, प्रोटीन। आपने क्या क्या पॉइंट याद रखने, सुन लेंगे ध्यान से। एचएनआरएनए बनता है, उसकी प्रोसेसिंग करके एमआरएनए बनाते हैं, उसकी प्रोसेसिंग करके क्या बनाते हैं, एमआरएनए बनाते हैं। यहां तक समझ में आ रही है? एमआरएनए बनाते हैं प्रोसेसिंग करके, और कैसे करते हैं, 3 स्टेप, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, टेलिंग। याद हो जाएगा इतना? बताओ जल्दी, जल्दी बोलो। क्लियर है? 15 अगस्त फ्री हो तुम लोग संडे को? हैं? इस बार संडे फ्री है 15 अगस्त बच्चे? कुछ जल्दी बताओ। 15 अगस्त संडे है? एक्चुअल में मैं क्या चाह रहा था कि जैसे चैप्टर तो मैं करा ही दूंगा इसका, उसके बाद मैं चाह रहा था कि जहां से हमने ये उठाया ना ट्रांसक्रिप्शन, वहां से लेके लास्ट तक एक बार पूरा रिवाइज करूंगा संडे को। लाइव 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 रिवाइज करूंगा। 4-5 घंटे लगेंगे पर कर दूंगा मैं फुल से। काहे की आजादी बेटा, मेरा भी तो है संडे 15 अगस्त। पतंग ही तो उड़ाओगे, पतंग मत उड़ाना यार, पतंग शाम में उड़ा लेना, शाम में नहीं रखेंगे, मॉर्निंग में रख देंगे। बताओ। है? बताओ जल्दी बताओ। मतलब मैं टॉपिक पढ़ाने के बाद एक, मतलब कहते हैं ना, लिंक बना के सारा जोड़ दूंगा साथ में। हम्म, डाउट वगैरह सब उसी में क्लियर कर लेंगे। अब वो वाले नहीं आएंगे जो सुबह जाके पतंग लूटते हैं, शाम में उड़ाते हैं फिर उसी को, वो वाले बच्चे नहीं आएंगे बस। नहीं, एक वो जो अंकल लिख रहा है वो तो पक्का ही नहीं आएगा। वो तो सुबह पतंग पहले इकट्ठी करेगा, शाम में उड़ाएगा। है? नहीं, चलो बताएंगे बेटा। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है बेटा, बड़ा चैप्टर है ना, आप समझ रहे हो, मतलब प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और ये दोनों बड़े चैप्टर हैं। जब बहुत बड़े चैप्टर होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, कुछ बच्चे बीच में खो जाते हैं हमसे। खो जाने का मतलब क्या होता है, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि यार ये समझ आया, ये रह गया, ये समझ आया, ये रह गया। तो हम क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उसको जोड़ दें आपस में। ठीक है ना? ठीक है, और कोई बात नहीं बेटा। हमें क्या ही काम है, हम तो पढ़ाने का काम है। तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं तो किसी और को पढ़ाएंगे, है ना? चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था। देखो, क्वेश्चन ये है, इज पीटीएम अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल? ठीक है, इज पीटीएम अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल? सुन लो ध्यान से, इज पीटीएम
अकर इन प्रोकैरियोटिक सेल। बताओ, जल्दी बोलो, सुन लो ध्यान से। देखो मैं यहां से आपको कहां जोड़ रहा हूं, एक पर्टिकुलर चीज पे जोड़ने जा रहा हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो हम ये कहते हैं कि ये पीटीएम है ना, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। दिस पीटीएम इट इज फीचर ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये बायोटेक में जाके आप पढ़ोगे। सवाल ये है, सुनो ध्यान से सुनो। मैं ये चाहता हूं कि ह्यूमन जिसको डायबिटीज है उसको बाहर से हम इंसुलिन देते हैं, सुनना बहुत ध्यान से सुनना। ह्यूमन जिसको डायबिटीज है हम बाहर से इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन हम क्या चाहते हैं कि बैक्टीरिया में बनवा दें। हम क्या चाहते हैं कि इंसुलिन जो है वो किसी एनिमल में ना बनवाएं, हम ह्यूमन में से इंसुलिन की जीन निकालें, उसके पैनक्रियाज से, ह्यूमन के कहां से, पैनक्रियाज से इंसुलिन की जीन निकालें और उसको बैक्टीरिया में डाल दें। उसको किस में डाल दें, बैक्टीरिया में डाल दें, और बैक्टीरिया क्या करे, हमारे लिए इंसुलिन बना दे और हम उसे निकाल लें। ऐसा ही हम और भी प्रोटीन चाहते हैं बैक्टीरिया में बनवाना, लेकिन वहां एक टेक्निकल लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि हमारी जो जीन है उनसे जो आरएनए बनेगा वो एचएनआरएनए बनेगा, वो डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनेगा। और बैक्टीरिया के अंदर अगर हमने अपनी जीन डाल दी तो वो एचएनआरएनए जो बनेगा उससे एमआरएनए कैसे बनेगा, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर तो पीटीएम होता नहीं है। प्रॉब्लम समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि बायोटेक कहती है कि हम बैक्टीरिया में क्यों ना ह्यूमन की जीन डालकर उससे प्रोटीन बना ले जो हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि उसी से बहुत सारी बीमारियां क्योर होंगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ह्यूमन की जीन को मैं अगर, या किसी भी यूकैरियोटिक जीन को मैं बैक्टीरिया में डालूंगा तो एक प्रॉब्लम यह है, क्योंकि पीटीएम तो होती नहीं है, तो फिर वो एचएनआरएनए रह जाएगा, एमआरएनए नहीं बनेगा। इसका मतलब मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं, इफ एनी, क्वेश्चन समझ, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई मैंने क्या बोली है बेटा? प्रॉब्लम समझ में आ गई? प्रॉब्लम समझ में आ गई? क्या हो गया कि अगर हम क्या करेंगे, इफ एनी यूकैरियोटिक जीन इज ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया सेल, इट फॉर्म, क्या बनाएगा, क्या बना देगा भाई, जल्दी बताओ। हाँ, इट फॉर्म एचएनआरएनए, बट बैक्टीरिया लैक पीटीएम, सो नो एमआरएनए फॉर्म, कोई एमआरएनए नहीं बनेगा। आ रही बात समझ? क्लियर है? इफ एनी यूकैरियोटिक जीन इज ट्रांसफर इनटू बैक्टीरिया सेल, इट फॉर्म एचएनआरएनए, वो एचएनआरएनए बना देगा। सही हो गई बात? ठीक है। बट बैक्टीरिया लैक पीटीएम, नो मोर एमआरएनए फॉर्म, और एमआरएनए नहीं बनेगा हमारे पास, और एमआरएनए नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो ध्यान से? तो एमआरएनए तो बना नहीं, फिर हमारा काम ही खराब हो गया। तो क्या किया जाए, क्या सॉल्यूशन है, सोचो बेटा। वाई जेनेटिक कोड इज, बच्चे बैक्टीरिया में आप समझो ध्यान से, मैं ये समझा रहा हूं जब से, कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत होती है तो ध्यान से देखा करो। ये न्यूक्लियस है। ह्यूमन में यूकैरियोटिक सेल में डीएनए जो होता है उससे पहले एचएनआरएनए बनता है, एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए बनता है। बैक्टीरिया में डीएनए से डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, यह बैक्टीरिया में होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप इसका डीएनए इसमें डाल दोगे तो ये जो पीटीएम कौन कराएगा, कोई है ही नहीं कराने के लिए। तो क्या सॉल्यूशन है इसका? ठीक है कि एक कह रहा है सीधे एनिमल में करो, तुम्हें सही लग रहा है ये बात
कि ह्यूमन की जीन में किसी एनिमल में डालूं और उसको हर बार मारना पड़ रहा है वो प्रोटीन निकालने के लिए, जबकि बैक्टीरिया तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसमें से तोड़ के प्रोटीन निकालना ज्यादा आसान है। स्नर्फ्स डाल दें, बहुत मुश्किल काम। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं डायरेक्टली एमआरएनए डाल दो, डायरेक्टली एमआरएनए डाल दो, ये कर सकते हैं, पर उसकी जगह देखो एमआरएनए नहीं डालेंगे, हम डालेंगे सीडीएनए। अब यहां आओ, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, ये कॉन्सेप्ट बेटा बायोटेक में काम आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ सीडीएनए। सीडीएनए इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। व्हाट इज सीडीएनए? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सुन लो ध्यान से क्या होता है, ध्यान से देखो। ये मेरे पास मान लो, ये मेरे पास एक जीन है, डीएनए है यूकैरियोटिक का, ये यूकैरियोटिक की जीन है। ध्यान से सुनना, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है आपके लिए। यूकैरियोटिक की जीन, ठीक है। यहां से मैंने ये बना दिया, यहां से मैंने बना दिया ये। बेटा जो फोकस नहीं कर रहे हैं उनको दिक्कत होने वाली, मैं पहले बता रहा हूं, ये काफी मार्क्स का भी आएगा हर तरह के एग्जाम में, तो अगर जो फोकस नहीं करके सुन रहे हैं उनको दिक्कत होने वाली। ये मेरे पास एमआरएनए आ गया, दिस इज एचएनआरएनए। इस एचएनआरएनए से मैंने एमआरएनए बना दिया, दिस इज एमआरएनए। सबको पता लग रहा है, मैंने पीटीएम करी, यहां पर पीटीएम कर दी। मैं आपको सीडीएनए बताने जा रहा हूं क्या होता है। देखो, इस एमआरएनए से एक प्रोसेस करो वायरस के एंजाइम से, उसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनेगा, वो डीएनए किसके साइज का होगा? एमआरएनए के साइज का। उससे डीएनए बना दो आप। इस एमआरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए बना दो। इस डीएनए को सीडीएनए कहेंगे। ये सीडीएनए क्या होगा बेटा? ये सीडीएनए जो होगा, ये सीडीएनए, ध्यान से सुनो बेटा, ये सीडीएनए क्या होगा? इट इज स्मॉलर देन ओरिजिनल डीएनए। इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे, यूकैरियोट की जीन नहीं डालेंगे। हमने क्या किया, हमने एमआरएनए निकाल लिया उस सेल में से, उससे एक डीएनए बनाया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से जो डीएनए बनाया वायरस का एंजाइम यूज करके, और ये डीएनए, इसकी पूरी लाइब्रेरी बना रखी है हमने, ह्यूमन ने। हमारी जो सारी जीन्स है उनकी एक लाइब्रेरी बना रखी है सीडीएनए की। क्योंकि अब मैं सीडीएनए को अगर बैक्टीरिया में डालूंगा तो देखो, इफ सीडीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू बैक्टीरिया, cDNA is complementary DNA, is introduced into bacteria, तो ये क्या बनाएगा? It directly give mRNA, not hnRNA। कुछ आया समझ? बेटा cDNA का मतलब छोटा डीएनए नहीं होता, cDNA का मतलब इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू एमआरएनए, उसके जैसा ही होगा। तो जब इस डीएनए से आप इस डीएनए को बैक्टीरिया में डाल दोगे तो हर बार वो ऐसा एमआरएनए बनाएगा। यहां तक समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गई? फिर रिपीट कर देता हूं, जिसको नहीं आई सुन लो ध्यान से। मैंने क्या समझाया आपको? यूकैरियोट की जीन अगर बैक्टीरिया में डालोगे तो एक परेशानी यह है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होती, ट्रांसक्रिप्शन के बाद होने वाली मॉडिफिकेशन नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, एमआरएनए लेते हैं और लैब में ले जाकर एमआरएनए से एक डीएनए बना देते हैं, जो एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से। उस डीएनए को कहते हैं सीडीएनए। प्रोसेस का नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इस सीडीएनए को अगर मैं डालूंगा तो वो ऐसा एमआरएनए बनाएगा। बच्चे रिवर्स, ये लैब में कर रहे हैं हम। ये वाला प्रोसेस जो है, हमने क्या करना है, सेल में से, कोशिका में से एमआरएनए निकाल लेना है, उस एमआरएनए से डीएनए बनाना है लैब में,
उस डीएनए को सी डीएनए कहते हैं। ठीक है बच्चे, स्नर्प्स क्या था? ये कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर का है, डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है सी डीएनए। अगर आपको सी डीएनए देखना, मैं बता देता हूं कहां पे। आप में से बेटा बहुत सारे बच्चों को पता है कि बायोटेक नाम की एक यूनिट है। बायोटेक नाम की यूनिट में, ध्यान सुनेंगे, बायोटेक नाम की यूनिट में एप्लीकेशन का एक चैप्टर है। वहां पर जीन थेरेपी एक टॉपिक दे रखा है। उस जीन थेरेपी में जाओगे तो आपको सी डीएनए लिखा हुआ बीच में मिलेगा 7वीं 8वीं लाइन में। ठीक है, तो सी डीएनए होता क्या है? हम क्या करते हैं, जब भी कभी मान लो मैं कहता हूं कि मैं ये वाली प्रोटीन बैक्टीरिया में ही, मान लो एक ह्यूमन है, उसमें ग्रोथ हार्मोन नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देंगे। पर ग्रोथ हार्मोन लाएंगे कहां से? क्या किसी दूसरे ह्यूमन की पिट्यूटरी से निकालूं, उसको मार दूं दूसरे को? नहीं। तो हमने क्या किया, ग्रोथ हार्मोन बैक्टीरिया में बनवाया। तो उसके लिए मैंने ग्रोथ हार्मोन की जीन डाली होगी। तो अगर मैं ग्रोथ हार्मोन की नॉर्मल जीन डालूंगा तो वो बनाएगा एचएनआरएनए, फिर बैक्टीरिया में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होनी नहीं है। तो मैंने क्या किया हुआ है, लैब में वो एमआरएनए से सीडीएनए बना रखे हैं, उन सीडीएनए को यूज करते हैं। क्लियर? हाँ बेटा मिल जाएगा आपको, मैं ऐसे झूठ थोड़ी बोलता हूं। आपको मैंने कहा बायोटेक एप्लीकेशन में जीन थेरेपी दे रखा है, उस जीन थेरेपी वाले टॉपिक में सीडीएनए दे रखा है। ठीक है भाई, आरएनए नहीं बेटा, आरएनए नहीं डाल सकते, एमआरएनए अनस्टेबल होते हैं, ये टूट जाएगा। जीन स्टेबल होती है, उसको डालना है। बैक्टीरिया से इसलिए बनवा रहे हैं, बैक्टीरिया को कंट्रोल करना आसान है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम वायरस से मिलेगा मुझे। स्नर्प्स की फुल फॉर्म स्मॉल न्यूक्लियोराइबोप्रोटीन्स। हां ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है हम सी डीएनए डालते हैं। तो सी डीएनए का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। हम आरएनए नहीं डाल सकते बेटा। सी क्यों लगाया मैंने, ये सी डीएनए का मतलब है दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आरएनए, इस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, इसलिए सी लगा रहे हैं। सी का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, चलो आगे चलेंगे बेटा। ठीक है आगे चले बेटा, आगे चलो। हाँ पीटीएम की बात हो गई। ठीक है चलो आगे आ जाओ भाई। अब यहां से मैं कुछ और बताऊं, इससे पहले जरा एक बहुत जरूरी चीज आपको बतानी है। देखो ये साथ के साथ याद करेंगे, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, देखो भाई सारे, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज और फिर जीन का कॉन्सेप्ट बताना, जल्दी करो, फोकस करो। बेटा वायरल वेक्टर बायोटेक में आप पढ़ोगे, और मैं रियल बता रहा हूं आपको, मनीष दुबे सर बायोटेक बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं, क्योंकि उनका वो कोर टॉपिक भी है, और वो आपको कराएंगे, एक एक चीज आपको बढ़िया समझ आएगी। ये मैंने देखा भी है, और हम लोग डिस्कस भी करते हैं, तो हम लोग की जब डिस्कशन होता है तो भी पता चलता है सर बहुत अच्छा मतलब बायोटेक पढ़ाते हैं। तो जब आप वो करोगे तो वो रेट्रोवायरल वेक्टर वो सारा आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है ना? तो बस ये रहेगा कि वहां पर वो पूछेंगे सीडीएनए पढ़ा आपने, तो आप कहना हाँ सर ने बताया था हमें। ठीक है बेटा? हाँ आ जाओ भाई, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज आ जाओ। देखो हमारे पास क्या होता है, इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ठीक है, इन प्रोकैरियोटिक सेल, बच्चे आप शायद ये चीज नहीं जान पाओगे, मनीष दुबे सर का एक्सपीरियंस 12 13 14 साल के आसपास का है। उनको बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है चीजों का। एक्सपीरियंस से क्या फर्क पड़ता है मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस देखो कहां आता है। जैसे हम लोग एग्जैक्टली बता सकते हैं कि ये नहीं आएगा, तो ये इररिलेवेंट है। जैसे आप अगर देखो अभी तक, अभी मैं आपको 4th चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी के बाहर के किसी भी ईयर को नहीं लिखवाया। मैंने ये नहीं कहा कि आप ये ईयर याद कर लो, या जेनेटिक्स के ये साइंटिस्ट के नाम आपने याद करने एक्स्ट्रा, मैंने कोई एक्स्ट्रा नाम नहीं लिखवाए, क्योंकि हम लोगों का अपना ये एनालिसिस है। साथ में हम लोग जब डिस्कस भी करते हैं दुबे सर और मैं, कि ये चीजें नहीं पूछी जाती,
ये हमारा है बेटा कि आपको ये लाइन ड्रॉ करके देना है कि ये इसके बाहर का पढ़ना नहीं है आपने, ठीक है। क्योंकि ये होता क्या है कि अगर मान लो मैं बहुत साल से नहीं पढ़ा रहा हूं अगर, तो मुझे एक कंफ्यूजन रहती है शायद पूछ देगा, लेकिन जब हम बहुत साल से पेपर एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये चीजें आती हैं, ये चीजें नहीं आती। इसीलिए हम बार बार ये बोलते हैं कि बेटा ध्यान से करो, ये आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर। हाँ हाँ बेटा, आप अगर आप देखोगे ध्यान से, मैंने जैसे आप देखो, मैंने जेनेटिक्स में कोई बाहर के नाम नहीं लिखवाए, ठीक है। मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगा, इस साल का भी 12 तारीख को आया जाएगा, अगले महीने आपको जितने टॉपिक कराए होंगे सारा उसी में से आएगा। तो हमें ये भी करना है कि आपको उतना पढ़ाना है जो आए आपको, ऐसा ना हो कि बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दें फिर वो आप रिटेन ना कर पाओ, क्लियर। अब जैसे जेनेटिक्स में हम कुछ कुछ जगह आगे गए, लेकिन वहां पर भी आपको ऐसा नहीं कि ये नाम रट लो सारे, ऐसा नहीं किया हमने, ठीक है। तो चलो इस पे आओ जरा। इन प्रोकैरियोटिक सेल में देखो क्या होगा, ध्यान से देखेंगे बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास ये डीएनए है, ये देखो ये डीएनए है हमारे पास। अब इससे आप ध्यान देना बेटा, ठीक है, ध्यान देना, क्लियर, ध्यान दो बेटा। सुन लो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो। देखो मैं इससे बच्चे, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत टाइम से धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। जो आपके काम की चीजें आपकी एनसीईआरटी की हैं वो अगर याद रह जाएंगी तो सिलेक्शन होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि रॉकेट साइंस है कुछ इसमें। देखो इधर भाई, देखो इधर सारे, मान लो इस डीएनए से एमआरएनए बन गया, इससे बन गया आरआरएनए, और ये टीआरएनए बन गया। इन तीनों को बनाने के लिए एक ही पॉलीमरेज होता है बेटा। 12 सितंबर को पेपर है ना नीट का, उसको डिस्कस करेंगे ना हम लोग। डिस्कस ऐसा थोड़ी डिस्कस नहीं करेंगे, पेपर डिस्कस करेंगे ना पूरा, कि देखो ये आपकी कॉपी में यहां कराया है, ठीक है। देखो ऑल टाइप ऑफ आरएनए, ऑल टाइप ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय सिंगल आरएनए पॉलीमरेज, सिंथेसाइज्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज। सिर्फ नाम लिखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। तो एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, क्लियर। प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है, क्लियर। हाँ, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। ध्यान से सुन लो, ध्यान से। अब इधर देखो, फोकस करो जरा। देखो मैंने क्या लिखा, मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, देखो हमने यहां पर ये लिखा कि इन प्रोकैरियोटिक सेल, इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है टू सिंथेसाइज ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए, ऑल 3 टाइप ऑफ आरएनए। तीनों तरह के आरएनए कौन कौन से, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए बनाने के लिए एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट में क्या होता है, इन यूकैरियोटिक सेल हमारे पास क्या होता है बेटा, 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, 3 टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा, अभी दिखाऊंगा मैं इसे। 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं और उनके नाम आप ऐसे याद करोगे, आरएनए पॉलीमरेज 1, या इसको इन शॉर्ट लिख देते हैं कई बार आरएनए पॉल 1, आरएनए पॉल 1 लिख देते हैं या तो, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1। ऐसे ही आप लिख सकते हो आरएनए पॉलीमरेज 2, पॉल 2 लिख दिया, आरएनए पॉलीमरेज 3। देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए, इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल में आरआरएनए कौन बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज 1। आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एचएनआरएनए, और वो कन्वर्ट होता है किसमें, एमआरएनए में। और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है टीआरएनए,
क्या बनाता है? टीआरएनए। यहां तक समझ में आ रही है? पहले देख लो ध्यान से। प्रोकैरियोटिक सेल में, सुन लो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल में एक ही टाइप का आरएनए पॉलीमरेज, सिर्फ नाम लिखा रहेगा आरएनए पॉलीमरेज, वो बनाता है। ठीक है, अब जरा इधर आओ, जरा इस वाले डाटा पे आओ, और यूकैरियोट में कैसे याद करोगे? ऐसे 1 2 3 RH T, मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 rRNA, पॉलीमरेज 2 hRNA, HNRNA, पॉलीमरेज 3 tRNA। अब मैं कुछ डिटेल और बताने जा रहा हूं, उसको सुन लो पहले। देखो इधर, मुझे सोच के बताना। ये वाले पे आओ जल्दी, इस वाले डायग्राम पे आओ, बताओ मुझे जरा 16S rRNA कौन सा पॉलीमरेज बनाएगा? आपको कहना चाहिए आरएनए पॉलीमरेज। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट में है। ऐसे ही 23S rRNA कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। ये कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज। अब देखो यूकैरियोटिक सेल में, सुन लो ध्यान से, यूकैरियोटिक सेल में 18S, 28S और 5.8S, ये वाला छोड़ दो, ये वाले तीनों rRNA है ना यूकैरियोटिक के, इनको बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1। 5S को छोड़ दो, ये तीनों बनाता है आरएनए पॉलीमरेज 1। RH लिखा ना 1 2 3, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोकैरियोटिक का है, तो उसमें हमने बोला आरएनए पॉलीमरेज ही तीनों टाइप के बनाता है, चाहे वो rRNA हो, mRNA हो, tRNA हो। यहां पर आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है क्या? rRNA। 5S वाले को छोड़ के बाकी के तीनों बनाता है। तो वापसी आएंगे यहां पर, इस डाटा पर वापसी आएंगे, तो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है rRNA कौन कौन से? 5.8S, 18S और 28S। tRNA और 5S rRNA कहां बनता है? आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाता है। इसके अलावा ये SNRNA भी बनाता है और ScRNA भी बनाता है। तो इसका मतलब आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा rRNA, पॉलीमरेज 2 बनाएगा HNRNA और आरएनए पॉलीमरेज 3 बनाएगा tRNA। यहां तक समझ आया? 1 2 3 बेटा, RH-T। बेटा सुन लो, सुन लो, असल में क्या होता है, अगर आप मेरे से पूछोगे वाई नॉट 5S, मैं आपसे कहूं याद करो न्यूक्लियस। आपने पढ़ा था न्यूक्लियस। मेरे पास क्या होता है, एक जगह होती है न्यूक्लियोलस, उस न्यूक्लियोलस में ये तीनों बनते हैं। ये 5S न्यूक्लियोलस के बाहर बनता है और उसको बनाता कौन है? आरएनए पॉलीमरेज 3। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा rRNA न्यूक्लियोलस में नहीं बनेगा, मैं कहूंगा 5S, क्योंकि उसको आरएनए पॉलीमरेज 3 बना रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज 3 tRNA, 5S rRNA, SN और SC बनाता है। तो 1 2 3 RH-T, सारे rRNA कौन से वाला? कौन से वाला? जल्दी बताओ, आ गया समझ? ठीक है, 5S वाला। ठीक, SN स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। देखो हमने अभी स्नर्फ्स पढ़ा है ना, स्नर्फ्स, तो जो स्नर्फ्स होते हैं वो SNRNA होते हैं। स्नर्फ्स जो होते हैं उसे SNRNA कहते हैं बेटा। बेटा मिथाइल जीटीपी न्यूक्लियोटाइड नहीं होगा, जीटीपी इज न्यूक्लियोटाइड, उस पर मिथाइल ग्रुप ही तो जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड ही बोलेंगे। अभी सिस्ट्रॉन नहीं पढ़ाया मैंने, सिस्ट्रॉन वगैरह नहीं पढ़ाया अभी। अभी मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर करो जरा, देखें कौन कौन करता है। देखो क्वेश्चन देखो ऐसे आएगा, (23S rRNA synthesized by first RNA pol 1, second RNA pol 2, थर्ड RNA polymerase, आंसर बताना, फोर्थ RNA pol 3। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी बताओ। जो फर्स्ट लिख रहे हैं उनकी पिटाई हो जाएगी, वो ध्यान से पढ़ते ही नहीं। 23S लिखा है, प्रोकैरियोट की बात हो रही है। 23 लिखा है बेटा, प्रोकैरियोट की बात हो रही है। तो प्रोकैरियोट में किससे बनेगा? समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे आएगा?
और अगर सेम क्वेश्चन ऐसे लिखा हो 5.8 S rRNA synthesized by A RNA Pol 1, B RNA Pol 2, C RNA Pol 3, D RNA polymerase. 16S rRNA synthesis occur in A nucleus, B cytoplasm, C nucleolus और D नन लिख दो। चलो बताओ, जल्दी बोलो इसका आंसर। इस वाले का क्वेश्चन नंबर थर्ड बताओ, थर्ड बताओ जल्दी। हाँ, 16S किस में होता है? प्रोकैरियोट में। और प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है? प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कहां होती है? साइटोप्लाज्म में। क्लियर है? अरे कुछ आ रहा है समझ? कैसे आएंगे क्वेश्चन इसके? अरे समझ आ गया कैसे आएंगे क्वेश्चन इसके? जल्दी बताओ बेटा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसके। अब मान लो मैं आपको पूछ दूं इसमें कि विच टाइप ऑफ आरएनए फॉर्म, विच टाइप ऑफ rRNA form in nucleus, not in nucleolus। वहां पे मेरे पास ऑप्शन है 5.8S, B है 5S, C है 16S और D है मान लो 28S। बताओ। अभी छुट्टी 55 पे होती है, 2-1 मिनट और लेंगे, परेशान ना हो क्यों। ये आएगा ना? कौन सा आएगा? ये वाला आएगा। ये बनेगा साइटोप्लाज्म में, ये दोनों बनेंगे न्यूक्लियोलस में। आ रहा है समझ? ये ऐसे अप्लाई कर रहे हैं बेटा इसको। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है आपके लिए क्वेश्चन को लेके, मैं बता रहा हूं। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है क्वेश्चन को लेके। जरा एक बार कंपैरिजन ले लो इनका। यहां से क्वेश्चन आया था 2018 में, कंपैरिजन ऑफ आरएनए। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा। सबसे पहले साइज कंपेयर करते, सॉरी अमाउंट कंपेयर करते हैं। अमाउंट इन सेल, सबसे ज्यादा अमाउंट होता है मेरे पास rRNA का, फिर होता है मेरे पास tRNA, सबसे कम अमाउंट में सेल में mRNA होता है। अगर मैं टोटल अमाउंट की बात करूं, ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, सबसे ज्यादा कौन होता है? ये जो अमाउंट वाइज 80 to 85% मेरे पास rRNA होता है, 10 से 15% के आसपास tRNA होता है, 3 से 5% मेरे पास mRNA होता है। तो ये अमाउंट को लेके बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। नीट में बहुत क्वेश्चन आते हैं अमाउंट को लेके। दूसरा एक आता है बेटा अमाउंट इन सेल। दूसरा सुन लो ध्यान से बेटा, पहला तो ये हो गया अमाउंट इन सेल। दूसरा एक क्वेश्चन आता है, समझना ध्यान से, सेकंड एक क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सेम होता है। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है rRNA, tRNA और उसके बाद होता है बेटा mRNA और फिर मैं लिख रहा हूं hnRNA। इसका मतलब hnRNA से जब mRNA बनाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो दो कंपैरिजन देख लो। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं अमाउंट का कंपैरिजन करता हूं,
तो मेरे पास आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करता हूं तो मेरे पास आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए, एच एन आरएनए। थर्ड में बात करता हूं बेटा इसकी, थर्ड में बात करता हूं टाइप की। टाइप, सबसे ज्यादा टाइप का मेरे पास एच एन आरएनए होता है सेल के अंदर, मान लो 30,000 टाइप के होते हैं ये। फिर मेरे पास टी आरएनए होता है, टी आरएनए लगभग 33 टाइप के होते हैं। सबसे कम टाइप होती है आर आरएनए की। यूकैरियोट में आपने पढ़ा 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है साइज, साइज में बस इतना याद रखो, स्मॉलेस्ट मेरे पास टी आरएनए होता है। टी आरएनए सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा हमेशा बेटा एच एन आरएनए होगा। कुछ प्रोटीन बहुत बड़ी होती है, ठीक है, क्लियर। सुन लो ध्यान से बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसका। देखो लास्ट शायद 2018 में क्वेश्चन आया था कि इसमें स्टेबिलिटी पूछी थी कि कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप जैसे हमने वो पढ़ा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एग सेल एक गैमेट है, तो एग सेल में हम क्या भेजते हैं अगली जनरेशन के लिए, आर आरएनए और टी आरएनए भेजते हैं। आर आरएनए इतना स्टेबल होता है कि एग के थ्रू जाइगोट के द्वारा अगली जनरेशन में भी चला जाता है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास क्या होता है बेटा, आर आरएनए होता है, ठीक है, क्लियर। ये 30,000 क्या बच्चे टाइप है। देखो मैं आपको बताता हूं, एच एन आरएनए कहीं ना कहीं प्रोटीन से रिलेटेड है, प्रोटीन से रिलेटेड है ये। तो सबसे ज्यादा टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, तो वो टाइप है। सबसे कम टाइप का मेरे पास क्या होता है, आर आरएनए होता है। आपको क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी और अमाउंट पर, सबसे स्टेबल आरएनए कौन सा, आर आरएनए। सबसे ज्यादा अमाउंट में सेल में कौन मिलता है, आर आरएनए, क्योंकि प्रोटीन हमेशा कोई ना कोई बनती रहती है। क्लियर है, ठीक है बेटा। क्या चीज है, नंबर, टाइप और नंबर। अच्छा, टाइप और नंबर में क्या फर्क है, सुन लो। हम क्या कह रहे हैं बच्चे, टाइप और नंबर एक जैसी बात हो जाएगी, साइज अलग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। सबसे ज्यादा साइज इसका हो सकता है एच एन आरएनए का, क्योंकि प्रोटीन का साइज बहुत बड़ा होता है, उसके हिसाब से आरएनए का साइज वेरी कर सकता है। लेकिन सबसे छोटे साइज का क्या होता है, टी आरएनए। कुछ ही न्यूक्लियोटाइड बताए थे 90। बेटा एंड कर रहे हैं सेशन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं क्या पढ़ाऊंगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पढ़ाऊंगा, उसके साथ जेनेटिक कोड पढ़ाऊंगा, जेनेटिक कोड और कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, ठीक है। और उसके साथ हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कल की क्लास का टारगेट रहेगा। कल हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो कल की क्लास में हो सकता है हम पहले 9 बजे तक पढ़ेंगे, फिर 15 मिनट्स का कुछ गैप करेंगे, ठीक है, और फिर वहां से दोबारा स्टार्ट करेंगे। जैसे कई बार आपकी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास होती है, तो ऐसे कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी। एक्स्ट्रा क्लास बहुत लंबी नहीं, 1-1.25 घंटे तक की ही करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ठीक। थोड़ा सा बेटा आप, अच्छा होमवर्क आप सुन लो ध्यान से, आपने क्या करना है, एक तो आपने डीपीपी सॉल्व करनी है, वो तो करना ही है, ठीक है बेटा। मैं एक चीज और आपको बोल रहा हूं यहां पे, आप प्लीज एनसीईआरटी अब पढ़ लो। इसकी कहां से पढ़ोगे मैं बता देता हूं आपको। आप स्टार्ट करना डीएनए रेप्लिकेशन से लेके यहां तक 3 रीडिंग करना, लाइन बाय लाइन समझ आएगी। क्या नहीं समझ आएगा वो बता देता हूं। एक कॉन्सेप्ट ऑफ जीन समझ नहीं आएगा, एक वर्ड लिखा हुआ है रेमनिसेंट ऑफ एंटीक्विटी, वो वाली बात नहीं समझ में आएगी, वो 1-2 लाइनें आपको फंसेंगी, बाकी आप उसको रीड करेंगे। तीसरा बेटा, आप जैसे ही हम लोग ये चैप्टर एंड कर रहे होंगे, मैं आपका एक प्लान बना दूंगा उसको लेके, क्या नाम है आपका, 11th के टॉपिक्स को लेके, कि वो आपने कैसे रिवाइज करने, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बीच में मैं ज्यादा नहीं डाल रहा था, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 क्वेश्चन आए हैं बेटा नीट में, इससे भी और पिछले वाले से भी। तो 8 क्वेश्चन का मतलब समझ लो 32 मार्क्स होते हैं। 32 मार्क्स में सारी सीट चली जाती है, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, प्लीज पढ़ाई करिए, है ना।